नमस्कार। भारत की आज़ादी की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस कहानी में एक ऐसा पन्ना भी है जो 1947 के 14 साल बाद लिखा गया। आज हम गोवा की मुक्ति की उसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा अध्याय जो 450 सालों के पुर्तगाली शासन के अंत और भारत के नक्शे के पूरा होने की कहानी है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जो 15 अगस्त के अलावा अपना एक और स्वतंत्रता दिवस मनाता है? जी हाँ, वो राज्य है गोवा। गोवा 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। पर ऐसा क्यों है? आइए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से, मतलब 500 साल से भी पहले। साल था 1510, जब एक पुर्तगाली जनरल अल्फांसो द एल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया और बस यहीं से भारत में पुर्तगाली शासन की नींव रखी गई, जो अगले 450 सालों तक चली। सोचिए, 450 साल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुर्तगालियों ने गोवा को ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे कई बड़े स्ट्रेटेजिक कारण थे। एक तो उन्हें एक मजबूत नेवल बेस की जरूरत थी। दूसरा, वे इसे ईसाई धर्म के प्रचार का एक बड़ा सेंटर बनाना चाहते थे। और सबसे जरूरी, मालाबार का जो मसालों का पूरा ट्रेड रूट था, उस पर अपना कंट्रोल चाहते थे। इन्हीं सब वजहों से गोवा उनके लिए एक तरह से पूरब की राजधानी ही बन गया था। गोवा का महत्व कितना था, ये इस पुरानी पुर्तगाली कहावत से समझा जा सकता है। ये कहावत दिखाती है कि गोवा पुर्तगाली साम्राज्य के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर कितना ज्यादा जरूरी था। सच कहें तो एक ऐसा नगीना था जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। साल 1947, भारत आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाली शासन के ही अधीन था। और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत लंबा डिप्लोमैटिक स्ट्रगल। जरा सोच कर देखिए, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग दौर रहा होगा। देश को आज़ाद हुए 14 साल बीत चुके थे। एक तरफ जहां फ्रांस ने 1954 में अपने सारे इलाके शांति से भारत को सौंप दिए, वहीं पुर्तगाल वो अपनी जमीन छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मतलब बातचीत की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अब इस डेडलॉक की जड़ में एक बहुत ही बुनियादी असहमति थी। भारत का पक्ष बिल्कुल साफ था, गोवा भारत का ही एक हिस्सा है जिस पर पुर्तगाल ने अवैध कब्जा कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ पुर्तगाल का तर्क था कि गोवा उनका एक प्रांत है, कोई कॉलोनी नहीं। और तो और उनका ये भी दावा था कि जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था, तब भारत नाम का कोई एक देश तो था ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ शांत था। गोवा के अंदर भी आज़ादी की एक चिंगारी सुलग रही थी। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने गोवा का दौरा किया और वहां के लोगों से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने की अपील की। इसने, आप कह सकते हैं, स्थानीय आज़ादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दे दी। 1950 का जो दशक था, उसमें कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने शांति से मसला सुलझाने की सारी उम्मीदों को लगभग खत्म ही कर दिया और दोनों पक्ष धीरे धीरे टकराव के रास्ते पर बढ़ चले। साल 1954 में एक बहुत ही अहम घटना हुई। भारत समर्थक कार्यकर्ताओं ने दादरा और नगर हवेली के पुर्तगाली इलाकों को आज़ाद करा लिया। अब हुआ ये कि ये इलाके चारों तरफ से भारतीय जमीन से घिरे थे, तो पुर्तगाल चाहकर भी वहां मदद नहीं भेज पाया। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने ये दिखा दिया कि क्या मुमकिन है। ये गोवा की आज़ादी के लिए एक सफल ड्रेस रिहर्सल जैसा था। लेकिन 1955 में ये संघर्ष एक बहुत ही दुखद मोड़ पर आ पहुंचा। हुआ ये कि जब सत्याग्रही यानी निहत्थे और शांति से प्रोटेस्ट कर रहे लोग मार्च कर रहे थे, तो पुर्तगाली सेना ने उन पर गोलियां चला दी। इस फायरिंग में करीब 30 लोगों की जान चली गई। इस हत्याकांड ने पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ा दी और दुनिया भर में पुर्तगाल की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नेहरू ने आखिर तक डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने तो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी इस मामले में दखल देने की अपील की। लेकिन आप जानते हैं, वो कोल्ड वॉर का दौर था। पुर्तगाल नाटो का मेंबर था, तो जाहिर है कि पश्चिमी देश अपने साथी का ही समर्थन कर रहे थे। नेहरू के ये आखिरी प्रयास भी नाकाम रहे। तो जब कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो गए और फिर पुर्तगाली सैनिकों ने एक भारतीय पैसेंजर बोट पर गोलीबारी कर दी, तब भारत ने आखिरकार सैन्य कार्यवाही का फैसला कर ही लिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ये एक बहुत ही तेज और वेल प्लान्ड एक्शन था। 17 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी ने जमीन से गोवा में एंट्री की। आसमान से एयरफोर्स ने रनवे को निशाना बनाया ताकि पुर्तगाल से कोई मदद ना आ सके।
और समुद्र से नेवी ने जरूरी बंदरगाहों को अपने कब्जे में ले लिया। पुर्तगाली सेना इस 3 तरफा हमले के सामने ज्यादा देर टिक ही नहीं पाई। सिर्फ 36 घंटों के अंदर। जी हाँ, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने सरेंडर के कागजात पर साइन कर दिए। और जब भारतीय सैनिक पणजी शहर में दाखिल हुए तो वहां के लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। 450 साल की गुलामी का आखिरकार अंत हो चुका था। तो गोवा तो आज़ाद हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस पर पूरी दुनिया की रिएक्शन बहुत बंटी हुई थी। चलिए देखते हैं कि इस घटना के बाद इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ हुआ। इस घटना पर दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ था सोवियत संघ और कई अफ्रीकी और अरब देश जिन्होंने भारत के इस कदम का जोरदार समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देश, जिन्होंने इसे भारत की आक्रामकता बताया और इसकी कड़ी निंदा की। ये उस समय की कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स को भी दिखाता है। और पुर्तगाल वो इस हार से इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने भारत के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते ही खत्म कर दिए। दोनों देशों के बीच रिश्ते नॉर्मल होने में पूरे 13 साल और लगे। ये तब हुआ जब 1974 में पुर्तगाल में सरकार बदली। गोवा की मुक्ति की कहानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इन शब्दों को बिल्कुल सच साबित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी आज़ादी के लिए कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। ये पूरी कहानी हमें एक ही सबक सिखाती है कि स्वतंत्रता कभी तोहफे में नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है।